सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत। भी सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग के द्वारा नियमित कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है एवं मेरे द्वारा बहुत ही जल्द पूर्ण प्रारंभिक स्तर से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाएगी। यदि उस कक्षा में भी आप शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं कि यदि यहीं पे सूर्य देव से यह युद्ध हो जाए, यदि यहीं पे चौथे भाव में ही यह सूर्य देव तो है ही अन्य ग्रहों से युद्ध हो जाए, यदि चंद्रमा से ही युद्ध हो जाए तो क्या हो सकता है। तो यह तो सूर्य एवं चंद्रमा की युति जिस कुंडली में होती है, ऐसे कहा जाता है कि यह अमावस्या का जन्म हो गया। और मीन राशि के सूर्य चैत्र महीने में होते हैं। मीन राशि के सूर्य हिंदी महीने से चैत्र महीने में होते हैं। और सूर्य देव का चौथे भाव में होना, हम कह सकते हैं कि चैत्र महीना में मध्य रात्रि को, और सूर्य और चंद्रमा की युति अमावस्या को दर्शाता है। तो चैत्र महीने के अमावस्या को जन्म हो सकता है मध्य रात्रि में। अब यहाँ पर जो चंद्रमा है वह अष्टमेश भी है, परंतु सूर्य एवं चंद्रमा को आप सभी जानते हैं कि पराशरी पुस्तक में बतलाया गया है, लघु पराशरी में भी है, बृहत पराशर शास्त्र में भी है कि चंद्रमा एवं सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। और यहाँ पर कई सूत्र अच्छे बन गए। चंद्रमा यहाँ पे दिग्बल भी होता है, दिग्बल भी चंद्रमा को मिल जाता है। चंद्रमा जल तत्व का है, जल तत्व की राशि में है। अपने स्वराशि से कहां पर है, 9वें भाव में है। यानी कि अपने राशि से 9वें भाव में चंद्रमा अपनी राशि के भाग्य भाव में हो गया। दूसरा, अपने मूल त्रिकोण राशि अपने उच्च राशि के 11वें भाव में हो गया। मीन राशि का चंद्रमा बहुत ही अच्छा फल देता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा क्षीण हो गया, बलहीन हो गया, तो यह बुरा फल नहीं देगा। अगर यही मीन राशि का चंद्रमा न होकर के किसी दूसरे से, मीन राशि अगर नहीं होता तब चंद्रमा की युति होती तो ज्यादा नुकसानदायक देता। आप लोग देखेंगे यदि आपके कुंडली में मीन राशि के चंद्रमा है, किसी भी भाव में है, उस भाव से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में बहुत ही कम आती है। और यदि उस भाव का काम करते हैं तो काम आसानी से हो भी जाता है और काम करने में मन भी लगता है, यदि आपके चंद्रमा मीन राशि में है तो। अब इसके बाद सही हाँ जी, बताया आपने, हमारे चंद्रमा है मीन राशि में, पंचम भाव। हाँ, वो भाव की बात नहीं है, ठीक है। तो अब पंचम भाव क्या है, पंचम भाव के मूल तक विषय वस्तु क्या है। तो पंचम भाव का मूल विषय वस्तु होता है प्रारंभिक सीखना। क्या होता है, प्रारंभिक सीखना। यानी हम मतलब कि अगर गुण अगर पंचम भाव का लिया जाए तो पंचम भाव का काम है सीखना। तो अब उम्र के इस पड़ाव में, हमारा उम्र 55 वर्ष के आसपास में, हमारे उम्र से कुछ ना कुछ आपका उम्र अधिक ही होगा, संकुच होगा। तो इस उम्र में सीखने की ललक, यह जो मीन राशि के जो चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो मीन राशि के चंद्रमा जिसके जिस कुंडली में जिस भाव में बैठे होंगे, उस भावों के प्रति, उस भाव से संबंधित कार्य करने के प्रति मन में थोड़ा सा एक ललक जगती ही रहती है। तो यह पढ़ना हुआ। एवं और भी विषय वस्तु है यहाँ से, जैसे कि संतान है, बच्चे हैं, प्रेम है। तो किसी से भी आपका मनमुटाव वाली बात हो ही नहीं सकती, बहुत कम ना के बराबर। यानी कि किसी से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना, यह आपका सबसे पहला गुण है। और आप चाह कर भी किसी से नफरत वाली बात कर ही नहीं सकती, या मन ही नहीं करता, क्योंकि चंद्रमा मीन राशि के हैं और पंचम भाव में है। पंचम भाव के फल अच्छे मिलने स्वाभाविक ही है।
इनकी प्रथम जिसके संतान मीन कन्या राशि के होगी गुरुजी। हाँ जी, इनकी प्रथम संतान कन्या होगी। ठीक है। वो अगर चंद्रमा, अगर पंचम भाव में चंद्रमा है, स्त्री ग्रह है, तो यह तो स्वाभाविक ही है कि पंचम भाव में जो भी ग्रह होगा पुरुष ग्रह है तो पुरुष से संबंध, लेकिन इस यह कोई शेयर प्रमाणिक मार्केट भी सूत्र इनके लिए नहीं है। सूत्र लाभदायक तो होगा। है। हाँ जी, शेयर मार्केट भी लाभदायक होगा। हाँ। अब चंद्रमा है तो बहुत कुछ गुण बतलाएंगे ये, बहुत कुछ गुण बतला देंगे। चंद्रमा जो है ना, अगर बुध वगैरह से संबंध बन जाए तब तो, और पांचवें भाव का चंद्रमा, उसको, और वो भी मीन राशि का, जिसका मूल त्रिकोण राशि सातवें भाव में हो, मूल त्रिकोण राशि सातवें भाव में हो जाए और क्या होगा। जिसका 4 नंबर की राशि नवम भाव में, यानी कि नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में, फिर और क्या पूछना। तो हम तो ज्यादा अंदर तक जाकर नहीं, सिर्फ जो हमने पूर्व में बोल दिया है उसी को आधार लेकर बतला रहे हैं, ताकि ये बन सके कि जो गुरु हमने कहा है कि यदि बताया, यदि इसने बोला हाँ, गुरुजी, बिल्कुल सही बताया आपने। हम जो कहना चाह रहे हैं उस विषय वस्तु को समझे, टॉपिक हम लोग लंबा ना करें, नहीं तो फिर उसी में शेयर बाजार के तरफ के 2-4 सूत्र पढ़ते रहेंगे, फिर विषय वस्तु ही छूट जाएगा। जी गुरु हम गलत नहीं कह रहे हैं। तो नहीं, हमने हमने अभी कहा यह गलत कहा, नहीं, आप गलत नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। हमने यह कहा है कि यदि मीन राशि के चंद्रमा कुंडली में आपके जिस भाव में होंगे उस भाव के कार्य करने में मन भी लगता है, और सुगमता भी महसूस होती है, और अच्छा भी लगता है। और यदि उस भाव से संबंधित काम करते हैं तो मन लगा कर करते हैं, जरूर, तो ठीक है। चलिए, लाभ मिलता है, चंद्रमा मीन राशि का अच्छा फल दे देता है। यहाँ पर हम लोगों ने यह सीखा। यदि अब यही चंद्रमा मंगल से, यदि यही सूर्य यदि मंगल से युक्त हो जाता है, तो अब यहाँ पर देखा जाए, यह थोड़े अच्छे फल नहीं देते, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व के ग्रह। लेकिन सूत्र तो सूत्र है, वह तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सूत्र पूर्ण प्रभावी नहीं हुआ, क्योंकि सूर्य देव राजा हैं और मंगल सेनापति। मंगल क्या है, तो मंगल पंचमेश है, पांचवें भाव के स्वामी हो करके अपने भाव से 12 में बैठ गए। हालांकि दो त्रिकोण भाव की युति, दो त्रिकोण भाव आपस में युक्त हो या एक दूसरे को देखें तो भी राजयोग तो बनता ही है, राजयोग खूब बढ़िया बना। लेकिन पंचम से 12वें होने के कारण मंगल के बलों में थोड़ी कमी आ जाएगी, यानी कि मंगल के गुण में बुद्धि प्रसार। लेकिन वैसे सामान्यतः बहुत अच्छा फल मिलेगा। भौतिक सुख सुविधा, मंगल भौतिक सुख सुविधाओं के कारक है, बने हुए मकान इत्यादि के, तो भौतिक सुख सुविधा अच्छा होगा। अब यहाँ पर चलते हैं, यदि बुध के साथ में युति हो जाए तो और क्या कहना। गु- सूर्य बुध की युति बहुत ही लाभकारी गुरु जी, युति हो मंगल जाएगी। 12वें भाव के बीच तो स्वामी है। हाँ, 12वें भाव के स्वामी है तो यहाँ पर पूरा दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोण भाव के स्वामी से युक्त हो गए। अगर मंगल ही है तो यह भी है कि आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, कि जो ग्रह अशुभ ग्रह भी यदि योगकारक ग्रहों से युक्त हो जाता है तो उसमें शुभता आ जाती है। लघु पराशरी पुस्तक में है और भी पुस्तकों में है कि अशुभ ग्रह भी यदि योगकारक ग्रह के द्वारा देखा जाता है तो उसमें शुभता आ जाती है, या युक्त हो जाता है तो उसमें शुभता आ जाती है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी गुरु जी। पहले पढ़ वो जब लीजिएगा। राशि होगी तो पहले अपने ये मेन मूल त्रिकोण नहीं, राशि बात वो का नहीं है, फल मूल देगा त्रिकोण जो। राशि की बात नहीं है। बात यहाँ पर है कि यदि 12वें भाव के स्वामी को यदि कोई त्रिकोण भाव का स्वामी स्पर्श कर ले, देख ले, युक्त हो जाए, यानी कि अशुभ ग्रहों को देख ले योग कारक ग्रह, तो क्या हो जाएगा, उसकी अशुभता समाप्त हो जाएगी, परिहार हो जाता है। लेकिन जो भाग्य भाव का स्वामी है, योग कारक ग्रह है, तो दूसरे को शुभ बनाने के लिए अपनी शक्तियों का तो कुछ इस्तेमाल करता है ना।
तो कुछ शक्तियां छीन होती है। अगर आप ही अज्ञानी को पढ़ाना शुरू करें तो पढ़ाएंगे, ठीक है, थकेंगे ना, लेकिन यह तो ज्ञान है। लेकिन अशुभता को शुभ में बदलना, शुभता को अशुभ में बदलना, यह तो पाप पुण्य की बात है। तो पाप तभी कम होते हैं जब आपके पास में पुण्य की मात्रा होती है। तो पाप को क्षय करने के लिए पुण्य की मात्रा भी कम होती है, यानी कि समन करने के लिए। अगर आग अग्नि को जलाने के बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होगी तो अग्नि पर पानी डालेंगे, अग्नि बुझ जाएगी, यानी कि उसका उष्मा समाप्त। लेकिन उस उष्मा को समाप्त करने में पानी रूपी पुण्य कुछ तो वेस्ट हो गया, समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ गुरुजी। ठीक वही बात है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कि यदि यह महिला की कुंडली हो, यदि यह महिला की कुंडली हो और सूर्य मंगल की युति चौथे भाव में हो, तो क्या करें? या पुरुष की हो तो क्या करें? भाग्य भाव के स्वामी हैं, घर में बैठे हैं। कम से कम भाग्य भाव कहता है मंदिर, आस्था, धर्म। प्रतिदिन जिसके कुंडली में चौथे भाव में मीन राशि के सूर्यदेव बैठ जाते हैं, वह व्यक्ति घर में प्रतिदिन कम से कम पूजा जरूर करे, चाहे किसी भी देवता की क्यों ना हो। अपने घर की देवता का हो, अपने इष्ट देवता का हो, अपने समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त या पूर्वजों के द्वारा जो प्रथाएं चली आ रही है, उसी देवता को, किसी भी देवता को पूजा अवश्य करे। यानी कि नवम भाव का काम, जो नवम भाव का जो पूजा पाठ का काम है, पूजा पाठ अवश्य घर में करें। सूर्य बलवान रहता है, और सूर्य यदि बलवान है और मंगल से युक्त है तो फिर इस 12वें भाव के मंगल का दोष समाप्त हो जाता है, पंचमी से अच्छा फल दे देता है। अब हम लोग चलते हैं, यदि बुध देव हो तो, यदि बुध देव हैं तब तो यह बहुत ही अच्छा फल हो जाता है। इससे बढ़िया योग सूर्य बुध की युति कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर सूर्यदेव भाग्य भाव के स्वामी हैं, यानी कि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं, और बुध देव जो है केंद्र भाव के, दो दो केंद्र भाव के स्वामी हैं, यानी कि त्रिकोण भाव एवं केंद्र भाव के स्वामी की युति केंद्र भाव में ही बना। यह बहुत ही लाभकारी हो गया। बुध देव को केंद्राधिपत्य दोष भी यहाँ लगा, परंतु उस दोष का भी परिहार हो गया। सूर्य देव त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए। तो जिस ग्रह को केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है, यदि वह ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी से युत या दृष्ट हो जाता है तो केंद्राधिपत्य दोष का परिहार हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर बुद्ध्यादित्य योग्य का निर्माण हो गया। परंतु यहाँ पर बुध अपने नीच राशि के भी हैं। बुध देव अपने नीच राशि के हैं। यह तो बहुत ही अच्छा योग है, परंतु बहुत ही खराब योग भी है। दसम भाव का स्वामी, दाम्पत्य जीवन वाले भाव का स्वामी नीच का होकर के केंद्र में बैठा, और नीच के ग्रह के साथ में सूर्य देव जो भाग्य भाव के स्वामी हैं, यह तो चारों खाने चित्त हो गया, यानी कि पूरा कुंडली ही खराब हो गया ना। जी गुरुजी। कुंडली तो पूरी खराब हो गई। परंतु एक यह भी सूत्र है, सूत्र में यह भी बतलाया गया, हमने पुस्तक में पढ़ा है, नाम याद नहीं लेकिन पुस्तक में पढ़ा है। यदि कोई ग्रह सूर्य से केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो, तो भाव के स्वामी के द्वारा देखे जाते हों या भावेश के द्वारा देखे जाते हों, परिहार हो जाता है। यदि कोई ग्रह केंद्र में नीच का हो, वो वैसे नीच दोष कम होता है। तो यहाँ पर तो दो प्रकार से परिहार हो गया। अगर सूर्य यहाँ बुध यहाँ पर है तो केंद्र में है, कुछ प्रभाव 10% ही हुआ, 15% ही हुआ, कुछ तो कम हो गया। सूर्य से केंद्र में है, सूर्य के साथ में युक्त है तो कुछ 10, 20, 25% भी कम हो गया।
अगर अब देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हो जाएं या नवमांश में उच्च के हो जाएं तो और परिहार। तो यदि यह नीच भंग हो रहा है तो इतनी अच्छी योग तो खैर दूसरा कोई बहुत कम ही होगा। लेकिन नीच ग्रहों की सातवीं दृष्टि भी अच्छी मानी जाती है, वह उच्च की हो जाती है। तो बुध देव यहाँ अगर नीच के भी हैं तो इनकी दृष्टि यहाँ उच्च का पड़ रहा है और इनकी अपनी ही राशि है, इनकी अपनी ही राशि है और दसम भाव को उच्च को देख उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो जब दसम भाव पर किसी भी ग्रह की उच्च की दृष्टि पड़ती है तो कुल दीपक योग का निर्माण होता है। किस चीज का निर्माण होता है? कुल दीपक योग। कुल दीपक योग का निर्माण होता है। अब यह कुल दीपक योग क्यों हुआ? तो हम सबों ने पढ़ा है कि जिस भाव में उच्च के ग्रह बैठे हों भाव का फल बहुत सुंदर होता है। जिस भाव को भावेश देखे भाव का फल सुंदर हो जाता है। जिस भाव पर उच्च की कोई ग्रह देखे, उच्च दृष्टि से ग्रह देखे, भाव का फल सुंदर हो जाता है। भाव के कारक ग्रह यदि भाव को देखते हैं भाव का फल अच्छा हो जाता है। इतना हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जी गुरु जी। तो जब पढ़ा है तो अब यहाँ पर बुध देव का उच्च की दृष्टि 1, बुध देव की स्वराशि 2, सूर्य देव की दृष्टि 3, भाग्य भाव के स्वामी की दृष्टि 4, कई प्रकार से अच्छे योग हो गए। 10वां भाव चरित्र का भी है। 10वां भाव चरित्र का चरित्र भी का है। है। तो जब 10वां भाव शुभ हो गया तब व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो गया, कार्य अच्छे हो गए ना। और जब चरित्र अच्छा हो गया तो फिर अपने कुल का मान बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा। बढ़ाएगा। तो जब कुल का मान बढ़ाएगा तो कुल दीपक हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी गुरु जी। यदि अब यहीं पे सूर्य के साथ में यदि देवगुरु बृहस्पति की युति वगैरह हो जाए तब तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर स्वयं लग्नेश है, स्वयं लग्नेश है। लग्नेश का चौथे भाव में बैठना यानी कि यहाँ पर लग्नेश और भाग्येश की युति हो गई। यह भी बहुत अच्छा ही फल हुआ। यदि देवगुरु बृहस्पति की युति हो जाए या देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जाते हो तब तो बहुत अच्छा हो गया ना। अगर स्थिति बनती है देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर तब तो बहुत अच्छा योग हो गया। यहाँ पर हंस योग बना, जो पंच महापुरुष में एक योग यह भी है। तो यह अपने आप को बहुत अच्छा योग हो जाता है और अच्छा लाभ देता है। पंच महापुरुष योग में देवगुरु बृहस्पति के द्वारा हंस योग बन जाना हर प्रकार के सकारात्मकता का परिचायक हो जाता है और वह भी सुख भाव में, चौथे भाव में, यानी घर परिवार की मर्यादा को भी बढ़ाता है, व्यक्ति के स्वयं की मर्यादा को बढ़ाता है। मन की एकाग्रता काफी होती है, गंभीर स्वभाव का व्यक्ति होता है, धनी होता है, मानी होता है, इस प्रकार का होता है। लेकिन यदि यही सूर्य के साथ में शुक्र की युति होती है तो यह अच्छा योग नहीं बनता, खराब हो जाता है, यह बुरा फल देता है। धन या आय के लिए कार्यों में इत्यादि में काफी संघर्ष करने पड़ जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव क्या है, छठे एवं 11वें भाव के स्वामी हैं। अच्छा फल नहीं देंगे। अब इसके बाद में यदि यही शनि की युति हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर शनि की युति तीसरे, दूसरे एवं तीसरे भाव के स्वामी हैं और शनि यहाँ मीन राशि में है। ठीक है, हालांकि बुध बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव को तो कोई भी ग्रह शत्रु मानता ही नहीं।
बृहस्पति देव को कोई ग्रह शत्रु मानता नहीं है। हाँ, क्योंकि शनि भी बृहस्पति देव को शत्रु नहीं मानता, सम मानता है। अगर यहीं सूर्य के शुक्र के बजाय शनि लिखते हैं, अगर शनि देव की युति हो तो यह बीमारी प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? किसको बीमार करेंगे? माता पिता को बीमार कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ बैठेंगे अगर, तो यह तीसरे भाव के स्वामी होकर के, मार्केश भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में बैठ गए। छठे भाव रोग भाव को देख रहे हैं, दसम भाव को देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं। तो बीमारी के प्रदाता हो गए। लग्न कमजोर है तो व्यक्ति का तबीयत खराब, चौथा भाव कमजोर है तो माता का तबीयत खराब, चौथे भाव का स्वामी इत्यादि खराब है तो चौथे भाव से जीन शरीर के अंगों का विचार किया जाता है, वह खराब। यदि ये लग्न मजबूत है, चौथा भाव का स्वामी मजबूत है, यदि 10वां भाव पाप पीड़ित है तो पिता का तबीयत खराब। छठे भाव के स्वामी खराब हैं तो मामा से रिश्ते खराब, क्योंकि यह 11वां भाव संचार का भी है एवं गतिशीलता का भी है, थोड़ा ऊर्जावान ग्रह भाव भी है, और दूसरा भाव मार्केश ही। तो हम कह सकते हैं कि यदि शनि या शुक्र के साथ सूर्य देव की युति चौथे भाव में होता है तो संघर्षपूर्ण जीवन बिताता है व्यक्ति। अब यदि सूर्य राहु की युति हो जाए, यही कुंडली में सूर्य और राहु की युति चौथे भाव में हो जाए, यह भी राजयोग दे देता है, क्योंकि सूर्य देव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और राहु देव सूर्य के साथ में युक्त हो गए। भले यह पितृदोष है परंतु राजयोग भी देता है। यदि उपाय वगैरह किए जाए बहुत अच्छा फल दे देता है। नियम यह है कि राहु यदि केंद्र में त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ बैठते हैं तो राजयोग दे देते हैं, उस नियम के आधार पर राज, और देते भी हैं। अगर केतु से युक्त हो जाए तो भौतिक सुख साधनों में काफी वृद्धि होने लगती है, या होती भी है। इतनी भौतिक सुख साधनों की वृद्धि करते हैं केतु देव अपनी दशाओं में। सूर्य की दशा अच्छा उतना नहीं जाएगा, लेकिन केतु की दशा या राहु से युक्त है तो राहु की दशा बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है और लाभ भी मिलता है। तो आशा करते हैं कि धनु लग्न में चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य देव का फल हम लोग कैसे देखें। यदि उनके साथ में कोई ग्रह युक्त दृष्ट है तो हम लोग कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। इस विषय वस्तु पर आप लोगों ने सही ढंग से समझा होगा, और आशा करते हैं कि अब किसी भी प्रकार की समस्याएं कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए मीन लग्न कह रहे हैं, मीन राशि में चौथे भाव में बैठे हुए सूर्य देव का क्या फल हो सकता है, या धनु लग्न में चौथे भाव में सूर्य देव यदि बैठे हुए तो क्या फल दे सकते हैं। एक ही प्रश्न को कई कायदों से पूछे जा सकते हैं। किसी सदस्य को कोई संशय? नहीं है सर। आप गुरुजी देख एक रहे बात हैं। पूछनी थी, ये युति और दृष्टि दोनों का फल एक ही होता है या अलग अलग? नहीं, दोनों का फल अलग होता है। अब यहाँ पर ये बात समझें कि यदि कोई ग्रह युक्त है, यदि दो ग्रह कोई युक्त है तो दोनों के गुण धर्म के आधार पर इसका भी गुण निकला, इसका भी गुण निकला, नहीं कि तरंग निकला, दोनों का तरंग एक जगह मिला, फिर उसका जो निष्कर्ष निकला वह आपको प्रभावित किया। यानी कि एक दूसरे को प्रभावित करने के बाद में, समाहित करने के बाद में जो निर्णय निकलता है वह बनता है। अब इसके बाद में दृष्टियां जो होती है वह कार्य नहीं करती, दृष्टियां माहौल बनाता है। दृष्टियां माहौल बनाते हैं। परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं उस प्रकार का काम करने के लिए। अब यदि यहीं पे
देवगुरु बृहस्पति बैठ के देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे कि सकारात्मक फल मिले। लेकिन ये करने वाले तो नहीं है ना। यहाँ पर जो ग्रह बैठेगा, बैठा हुआ होगा, वह करेगा ना काम। अब आप लोग समझें कि फलादेश के जो मुख्य नियम है उसको किस प्रकार से हम लोग लेते हैं। जो ग्रह किसी भाव में बैठा हुआ हो वह काम करने वाला होता है। एक, उस काम का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? काम करवाने वाला भावेश होता है, यानी कि मैनेजर। मैनेजर कौन हुआ? दिशा निर्देशक। काम करवाने वाला कौन हो गया? भावेश। भावेश। और दृष्टा ग्रह जो है उसमें सहयोग प्रदान करता है अपने गुणों के अनुसार से। अब यह 3 प्रकार की स्थितियां बनी यदि कोई ग्रह नहीं है। अगर यदि कोई ग्रह भाव में नहीं बैठा हुआ है तो फिर अकेले भावेश का दायित्व तो बन जाता है कि काम करवाना, किसी भी प्रकार से करवा ले। तो यहाँ पर यह बात आती है कि बैठा हुआ अगर भाव में बैठा हुआ ग्रह यदि खराब भी हो लेकिन भावेश अच्छा हो तो काम अच्छा, संभवतः उतना नुकसान नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यदि मैनेजर, डायरेक्टर, जिसको गांव देहात में ठेकेदार हम लोग बोलते हैं, वह काम करवाने वाला है, अगर वह एजुकेटेड हो, समझदार हो, जिस प्रकार का काम है उस कामों के बारे में सब कुछ जानता हो, और अनाड़ी आदमी भी आएगा काम करने जिसको काम करने बिल्कुल नहीं आता, तो क्या यह मैनेजर उससे काम करवा लेगा कि नहीं करवा लेगा? भले काम थोड़ा कम होगा लेकिन काम करवा लेगा कि नहीं करवा लेगा? जी। दूसरी पॉइंट को समझें, यह एकदम 100% यह नियम लग्न कुंडली पर लागू होती है। दूसरे में देखें, यदि ग्रह कितना भी अच्छा, काम करने वाला मजदूर कितना भी क्वालिटी का क्यों ना हो, लेकिन काम कराने वाला ही समझदार ना हो, काम गड़बड़ हो जाता है। काम, क्योंकि वह काम को सही ढंग से समझा ही नहीं पाएगा कि काम ऐसे करना है, हमें इस चीज की जरूरत है। क्योंकि समझदार आदमी को समझाने के लिए भी तो समझदार होना होगा ना। जी। जी गुरुजी। और एक समझदार व्यक्ति को समझाने वाला यदि उससे कम समझदार होता है तो समझने वाला व्यक्ति यानी काम करने वाला व्यक्ति अपने आप को हल्का अपमानित महसूस करता है कि नहीं? अपमानित होता है। करता है गुरुजी। करता है। तो भाव में बैठे हुए ग्रह यदि अच्छे हैं, उससे और अच्छा यदि अगर भावेश है, भाव का स्वामी है, तो और अच्छी बात है, अच्छा फल देता है। लेकिन अगर भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हों ही लेकिन भाव का स्वामी कमजोर है तो उस भाव का पूरा फल नहीं मिलता। यदि कोई ग्रह किसी भाव में उच्च के ही हैं, आप लोग अपने कुंडली में देखें, यहाँ पर कई सदस्य हैं शामिल, यदि आप लोगों के कुंडली में कोई ग्रह उच्च के हैं, ठीक है, सर्वाधिक फल देने वाले हो गए। लेकिन जो ग्रह उच्च के हैं, जिस राशि में उच्च के हैं, क्या उस राशि का स्वामी शुभ स्थान में है, बलवान है? तो यदि शुभ स्थान में बलवान है तो संबंधित ग्रह से संबंधित फल आपको काफी अधिक मिलते होंगे। यदि कोई ग्रह उच्च का भी है और जिस राशि में वह उच्च का है उसका स्वामी ठीक ठाक नहीं है, कमजोर है, खराब है, पीड़ित है, तो उतना लाभ नहीं मिलता है। सीधे आप कहेंगे बेकार है, उच्च का ग्रह तो है लेकिन कोई फायदा नहीं है। पुस्तक में जो जितनी बातें लिखी गई है उतना सत्य नहीं है, जैसा लिखा गया है कहाँ कुंडली पर लागू होता है, ऐसा मैंने, चाहे आप लोग भी तो कई कुंडलियों को आप लोगों ने देखा भी होगा।
तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। और यदि किसी सदस्य को कल की कक्षा किस विषय वस्तु पर, यही सूर्यदेव से संबंधित हो, किस भाव पर संबंधित हो, वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। अवश्य कल परसों में आप लोगों की बातों के आधार पर, जिस प्रकार हमने पूर्व की कक्षाओं के आधार पर आज क्लास किया, तो आगे करेंगे।